अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और लेकर आई हूँ आप सबके लिए नावल की लास्ट एपिसोड। नावल के बारे में जो भी एतराज़ात हैं वो हम एपिसोड के आखिर में करेंगे। मुझे तो हैं काफ़ी एतराज़ात, आप सबका पता नहीं। और दूसरी बात ये कि ये सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड है, इसके बाद इसका सीज़न 2 स्टार्ट होगा। तो आप लोग जो है ये मत समझिए कि नावल ख़त्म हो गया, बहरहाल सीज़न 1 की आखिरी किस्त है। पढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है रेड रोज़ ने। नावल का नाम है तेरे जैसा यार कहाँ। मुसन्निफ़ा है महरीन सईद। सीज़न 1 की आखिरी किस्त। साद उसकी शेरवानी लिए कमरे में दाखिल हुआ। बारात का वक्त हो रहा था। अरमान जो कि फ़ोन कान से लगाए हंस रहा था, उसे देखते संजीदा होकर कॉल बंद की और उससे शेरवानी लेकर मुड़ा। माहीन सियाल के साथ ज़िंदगी का नया सफ़र मुबारक हो अरमान, साद ने पीछे से कहा। 2 मिनट के लिए वो रुक गया। साद ने आगे बढ़ के उसके पीछे कंधे पे अपना सर रखा। सॉरी डूड, आज तो माफ़ कर दे। साद की आवाज़ भीग गई। अरमान को चुप लग गई। वो मुड़ा और उसने साद को खींच के गले लगा लिया। साद को गोया सुकून कल्ब नसीब हो गया। ओ भाई, ये साद है, इसको माही मत समझ। आहिल ने दरवाजे में खड़े होकर उन्हें देखते हुए छेड़ा। अरमान मुस्कुराता हुआ उससे अलग हुआ। यार, एक शायान है, सुबह से तैयार होके घूम रहा है। उसका बस चले तो अकेला ही बारात ले जाए। एक हमारे लाड साहब हैं, अभी तक बात भी नहीं लिया। आहिल ने अरमान को बाथरूम की तरफ धकेलते हुए कहा। वो सुबह से घन चक्कर बना घूम रहा था, कभी शायान की तरफ और कभी अरमान की तरफ। दोनों तरफ की जिम्मेदारी उसने अहसन तरीके से निभाई थी। एसएसजी की दोनों ड्रामा क्वीन आज ब्यूटी में तो बड़ी से बड़ी ब्यूटी क्वीन को भी मात दे रही थी। माही और नैना पे रूप टूट कर आया था। उन्होंने हमेशा हल्का फुल्का मेकअप ही किया था, लेकिन आज दुल्हन बनी दोनों क़यामत ढा रही थी। रेड और गोल्डन कलर के लहंगे के इम्तियाज में एक जैसा लहंगा जेब तन किए, भारी ज्वेलरी, फुल मेकअप में वो सरता पा बदली हुई थी। जबकि नूर ने भी लाल रंग की नेट की साड़ी जेब तन की थी, साथ हील, जूड़े में बाल थे। और फारिया, जन्नत, निशा और ईशा ने इस बार ब्लैक थीम की थी। वो चारों काले जोड़ों में आसमान से उतरी शहजादियां लग रही थी। उन दोनों को ब्राइडल रूम में छोड़ती खुद वो सारी बारात के इस्तकबाल के लिए बढ़ गई। वो दोनों मैरून कलर की शेरवानी जिस पे गोल्डन काम किया था, जेबतन किए, मैरून ही खुद से, सर पे मैरून और स्किन कुले और हल्की बियर्ड में, आंखों में अलवही चमक, चेहरों पर तबस्सुम लिए अपनी ख्वाबों की शहजादियों को लेने बैंड बाजे के साथ आ रहे थे। शाहमीर और साद भंगड़े डालते आ रहे थे और आहिल की तरह उन्होंने भी ब्लैक 3 पीस जेब तन किए थे। खुशकिस्मती थी कि बदकिस्मती आहिल की सालियां ही अरमान और शायान की सालियां थी। शायान को तो वो सारी किसी विलन से कम नहीं लगती थी। भाई लोग, निकालो 50,000 रुपये और अपने कदम शरीफ अंदर ले आओ, वरना आप यहाँ से वापस जा सकते हैं, नूर ने उनसे कहा। नूर, जन्नत और अर्श अरमान की तरफ, जबकि निशा और फारिया शायान की तरफ का रास्ता रोके खड़ी थी। अरमान तो मुस्कुराया, लेकिन शायान का दिल किया कि उन सबको उठा के कहीं फेंक आए, लेकिन उसे अचानक याद आया कि वो तो दुल्हा है और आज वो चुप रहेगा। उसे खुद पे तरस आया, लेकिन नैना जहाँ ज़ेबाफंदी चाहिए तो इतना तो वो कर ही सकता है। आहिल नूर को देख रहा था, जो लाल साड़ी में उसके लिए सरापा इम्तिहान बनी खड़ी थी। 30,000 रुपये पर बहस खत्म हुई। लड़के हैरान थे, लड़कियां खिलाफे मामूल मान गई थीं। चूँकि अरमान और माही का निकाह हो चुका था तो नैना और शायान के निकाह की रस्म होनी थी। नैना बिन्नत जहाँ ज़ेब अफंदी आपको, शायान बिन सिकंदर अफंदी बेवज़ हक महर 1 लाख रुपये अपने निकाह में कबूल हैं। कारी साहब के पूछने पर नैना, जो के सर पे चादर ताने बैठी थी, शायान के नाम पे पहली बार उसके दिल की धड़कन बढ़ी और पहली बार उसके नाम पे मुस्कुराहट आई थी उसके चेहरे पर। सब बड़े ब्राइडल रूम में मौजूद थे। नैना ने अपने दिलो दिमाग की रजामंदी के साथ अपना आप शायान अफंदी के नाम कर दिया। अरमान अहमद तो वहाँ कहीं भी नहीं था, सिर्फ शायान था और उसकी नैना थी। निकाह नामे पर साइन करते नैना ने महरम के रूप में शायान अफंदी को सोचा और ये एहसास इतना पाकीज़ा और दिलकश था कि नैना का दिल किया कि वो चिल्लाए। उसे अरमान अहमद से मोहब्बत नहीं थी, शायद अट्रैक्शन थी, और ये अट्रैक्शन उसी दिन ख़त्म हो गई जिस दिन नैना ने शायान के लिए हाँ की। निकाहनामा पर साइन करते नैना ने शायान अफंदी के इश्क की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। वो दोनों सहज सहज स्टेज की तरफ बढ़ रही थीं, जहाँ हज़ारों ख्वाब सजाए उनके शहजादे उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। नूर ने नैना को पकड़ा था और साथ निशा थी, जबकि माही को फारिया और अर्श ने थाम रखा था। जन्नत साथ मोबाइल पर वीडियो बना रही थी। उन्हें दरमियान में स्टेज पर बिठाया गया और अरमान और शायान दाएं बाएं बैठे थे। वो चारों मेड फॉर ईच अदर की मिसाल बने बैठे थे। वहाँ मौजूद बहुत से लोगों ने उनके जोड़ों को सराहा था।
वहाँ मौजूद लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि अरमान और माही साथ बैठे प्यारे लग रहे हैं कि शायान और नैना। माही और शायान इतनी तमीज़ से खामोश बैठे इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये तो वही बता सकते थे कि कैसे बैठे थे। शायान को तो एक पल के लिए भूल भी जाता कि वह दुल्हा है, और माही का दिल कर रहा था जिसने भी दुल्हन खामोश रहती है वाली रस्म मुतारफ़ करवाई है पहले उसका कत्ल कर आए। लेकिन खैर, बेचारे और मजलूम वो दोनों फिर भी जब्त किए बैठे थे। सब बड़ों ने उन चारों को निकाह की मुबारकबाद दी और फिर मेहमानों की तरफ चले गए, जबकि उनका ग्रुप हाथ में दूध का गिलास थामे स्टेज पर आया। एक तरफ नूर के हाथ में गिलास था और साथ जन्नत और फारिया थी, जबकि दूसरी तरफ निशा के हाथ में गिलास था और साथ अर्श थी। नूर ने अरमान को गिलास पकड़ाया और निशा ने शायान को। शायान की बातें खिल गईं। वैसे तो वो जानता था इस दूध की भारी रकम अदा करनी पड़ेगी, लेकिन ये दूध हर किसी को नसीब थोड़ी होता है। इसीलिए उसने जल्दी से हाथ बढ़ा के गिलास पकड़ा तो अरमान अहमद ने भी, लेकिन वो ये सोच रहा था कि उसकी सालियाँ इतनी मासूम नहीं हैं जितनी वो बन रही थीं। बगैर पैसों का मुतालबा किए उन्हें गिलास दे दिए, जबकि उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट वो साफ देख रहा था। शायान ने मुस्कुराते हुए गिलास का स्ट्रॉ मुंह में लिया था। सब उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहे थे। 2 मिनट तक मुंह में डाले रखा, लेकिन ये क्या, दूध तो आया ही नहीं। नूर ने जल्दी से आगे बढ़ के दूध का गिलास पकड़ लिया। चलो शायान, तुमने पी लिया है दूध। शायान को सदमा ही लग गया। दूध तो उसने भी पिया ही नहीं था। भाड़ में जाए तमीज़। मैदान में उतर आने के लिए खड़ा होने लगा, जब निशा ने जल्दी से उसे बिठा दिया। चुपचाप पैसे निकालो भाई साहब, दूध पी के भाग क्यों रहे हो? निशा ने मासूमियत तारी करते हुए कहा। तब तक अर्श पहले वाला स्ट्रॉ जिस पर उन्होंने धागा बांधा था ताकि दूध पी ना सके, वो निकालकर दूसरा वाला डाल चुकी थी। लेकिन दूध पिया ही नहीं मैंने तो। शायान को आज असल में आहिल की सालियों से खौफ आया। वो बगैर जुर्म के मुजरिम बन रहा था। जाने दो भाई। आहिल भाई, आप पी के देखो आ रहा है कि नहीं। फारिया ने जल्दी से आहिल को गिलास पकड़ाया। आहिल ने एक घूंट लिया। हाँ शायान, ड्रामेबाजी बंद करो, बहनों को पैसे दो, इतने मज़े का है दूध। आहिल ने साथ साथ दूध पीते शायान को झूठा साबित कर दिया। शायान ने अपनी जेबों पर हाथ रख लिए। दूध तो पिया ही नहीं तो वो पैसे भी नहीं देगा, जबकि अरमान उनकी शरारत समझ चुका था, लेकिन वो अभी शायान से निपट रही थी। शायान रोने वाला हो चुका था, लेकिन उसे 30,000 देने ही पड़े। वो अपनी सालियों के खिलाफ केस दायर करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उन सबको तख्ते पर लटकाने के लिए सर धड़ एक कर देगा। हाय, अपनी शादी का दूध भी नसीब नहीं हुआ उसे। जबकि नैना और माही का दिल किया कि वो भंगड़े डालें, लेकिन उन्हें याद आ गया वो दुल्हनें हैं। शामिर और साद ने उनसे अल्लाह की पनाह मांगी। अब वो सारी अरमान की तरफ मतवज्जा हुई। भाई पीजिए दूध। अरमान इस गलत फहमी में था कि उसके साथ भी उन्होंने यही किया होगा, इसलिए उसने स्ट्रॉ निकाल के गिलास को मुंह लगा लिया और अगले ही पल उसे ज़ोर से मिर्चें लगीं। ये क्या, दूध में मिर्चें, वो भी इतनी ज़्यादा? बेड़ा गर्क हो इन सब का। उन्होंने लाल मिर्चों की तय गिलास के ऊपर दूध के साथ लगाई थी। वो आ कर रहा था और साद ने आगे बढ़ के उसे पानी की बोतल दी और माही का दिल किया वो भंगड़े डाले। और करवाओ जल्दी रुखसती। ये फतूर माही के दिमाग का ही था। आहिल ने शायान के दूध वाला गिलास अरमान को दे दिया ताकि उसकी मिर्चें कम हों, और शायान जो कि उसकी हालत पर खुश हो रहा था, उसे अपना गम याद आ गया। हाय सदके हमारे दुल्हे, अब तो अरमान नहीं देगा पैसे। वो भी अकड़ के बैठ गया। वो जो सारी खुश हो रही थी इस बात पे उन्हें सदमा लग गया। माही ने दांत पीसे। हाशिम अहमद ने आगे बढ़ के लड़कियों को पैसे दिए। वो पैसे लेती मुंह चिढ़ाती स्टेज से उतर गईं। रुखसती के वक्त माही फ़ायज़ा बेगम के गले लग के रोई। सियाल साहब की दुआओं के साए तले वो अरमान अहमद के संग रुखसत हो चुकी थी, जबकि नैना शायान के संग रुखसत होकर अफंदी हाउस ही वापस आई थी। वो फिर से शायान को रोके खड़ी थी। एक तो ऐसी सालियाँ अल्लाह सबको दे। शायान के साथ जितना बुरा हो सकता था हुआ। अब वो चाहता था कि सबके साथ ऐसा ही हो। उसने तमीज़ का मुजाहरा करते हुए आराम से उन्हें पैसे दे दिया। वो मज़ीद उनसे नहीं लड़ सकता था। नूर, अर्श और जन्नत अफंदी हाउस थी, जबकि निशा और फारिया अरमान की तरफ गई थी। उसे भी तो लूटना था। अरमान सोफे पे लाउंज में टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था, जबकि वो दोनों माही को बेड पे बिठा के दरवाजे के पास चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। भाई अभी तक आए क्यों नहीं? निशा ने रोहासी होके कहा, जबकि साथ जो कि उसे परेशान होता देख रहा था अरमान की तरफ बढ़ा। तो कमरे में क्यों नहीं जा रहा? उसने उसे सुकून से बैठे देखा था, पूछा। वो मुस्कुराता उठा और बाहर की तरफ बढ़ गया। फारिया जो कि उसे देखने आ रही थी, उसे बाहर जाता देख निशा को बताने भागी। हाय, अब हमें पैसे कौन देगा? निशा को अपना गम खाए जा रहा था, जबकि माही उठ के दरवाजे तक पहुंची। अपना लहंगा एक हाथ से पकड़ रखा था और हल्का से झुक के बाहर क्या हो रहा है देखने लगी। जहाँ थोड़ी दूर सीढ़ियों के पास निशा और फारिया अरमान की कुछ कजन्स खड़ी थी। माही को पीछे से किसी ने खींच के मुंह पे हाथ रखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन अरमान को देख के उसकी सांस में सांस आई। अरमान ने दरवाज़ा बंद किया और उसे दरवाजे के साथ लगा दिया। वो सारी बाहर अभी अरमान के बाहर जाने का गम मना रही थी।
वो जैसे ही दरवाज़ा लॉक करके पलटा, वो बेड पे घुटनों के गिर्द बाजू बांधे फूलों की सेज पर बैठी थी। शायान आहिस्ता आहिस्ता चलता जाके उसके सामने बैठ के और उसका घूंघट उठाया। वो कुछ देर खामोश नज़रों से उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। नैना ने पल दो पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका लीं। शायान ने अपनी जेब से सोने का ब्रेसलेट निकाल के नैना के हाथ में खुद पहनाया और आगे बढ़ के उसकी आंखों पर अपने लब रख दिए। शायान, नैना ने पीछे हटते टूटते अल्फाज से उसका नाम अदा किया। शायान ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। आज सिर्फ मुझे सुनो और महसूस करो। नैना के दिल की धड़कन बढ़ी। इससे पहले कि वो पीछे होती, शायान ने उसके हाथ थाम लिए और उसे कुछ समझने सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो उसकी आंखों को हैरत से खुली देख रहा था। अरमान का हाथ अभी भी उसके चेहरे पर ही था और वह दरवाजे से लगी खड़ी थी। अरमान उसके इतना करीब था कि माही को उसके क्लोन की खुशबू मदहोश कर रही थी। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। उसका हाथ पकड़े उसने दरवाज़ा खोला। निशा, फारी और कुछ लड़कियां अरमान अहमद का इंतजार कर रही थी। उसे माही के साथ कमरे के दरवाजे में देखा तो हैरत से उनके मुंह खुल गए। साद और अरमान के कजन्स भी मौजूद थे। भाई, ये चीटिंग है, आप इजाज़त के बगैर कमरे में नहीं जा सकते। फारिया ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की। निशा भी आगे बढ़ी। अरमान मुस्कुराया और उसने माही की कमर के गिर्द अपना हाथ रखा। माही को ढेरों शर्म ने आ घेरा। कमरा और कमरे वाली मेरी है, इजाज़त कैसी? अरमान ने माही को देखते शौक लहजे में कहा। वहाँ सब लड़कियां हैरत से देख रही थीं जबकि लड़के मुस्कुराए। साद ने निशा को देखा जो सदमे से गंग खड़ी थी। माही, बोल यार हमारा नेक। फारिया ने माही को दरमियान में घसीटा, जिसे अरमान अहमद ने बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। माही, तुम्हें कोई एतराज़ है मेरे कमरे में आने से? अरमान ने सबकी मौजूदगी में पूछा। माही, बोल हाँ। निशा ने जल्दी से आगे बढ़ के माही को उकसाया। अरमान ने माही की कमर पे अपनी गिरफ्त मजबूत की। माही ने नफ़ी में सर हिला दिया। निशा और फारिया सदमे में आ गईं। अभी तो कुछ देर पहले वो अरमान अहमद के संग रुखसत होके आई थी और वो उनसे बेवफाई कर रही थी, लेकिन उस बेचारी के पास अरमान अहमद ने कोई इंतखाब छोड़ा ही नहीं था। अरमान ने जेब से पैसे निकाल के माही की तरफ बढ़ाए। माही ने जल्दी से निशा की तरफ बढ़ा दिए। तुम्हें तो हम कल पूछेंगे माही। फारिया और निशा दांत पीसती मुस्कुराती उसे धमकी देती चली गई। बाकी सब भी खिसके और अरमान ने माही का हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाके दरवाज़ा लॉक कर लिया। आपकी दोस्त से बात करनी है। वो दोनों अरमान से पैसे लेके खुशी से आफंदी हाउस के लिए रवाना होने लगी थी जब साद उनके सामने आते फारिया से बोला। निशा, जो कि इतने दिन से उसे छुप रही थी, जल्दी से फारिया का हाथ पकड़ा। फारिया ने निशा की तरफ देखा जो नफ़ी में सर हिला रही थी। यकीन करें, लड़कियों को बिल्कुल नहीं खाता मैं, साद ने उसे नफ़ी में सर हिलाते हुए देखते कहा। फारिया इस बात में सर हिलाती आगे बढ़ गई। निशा ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? साद ने उसे कंफ्यूज होते देखा तो सीधा मुद्दे पर आया। निशा ने नफ़ी में सर हिलाया। मतलब आप खुश नहीं हैं? वो हैरानगी से बोला। मेरा मतलब वो नहीं था, वो जल्दी से बोली। मतलब आप खुश हैं? साद ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। ऐसा तो नहीं कहा मैंने, वो अपनी सफाई में बोली और जब उसने साद को देखा वो मुस्कुरा रहा था। वो उसकी शरारत समझ गई। मैं जाऊं? निशा को बस यहाँ से भागना था। अगर मैं कहूँ नहीं तो? साद ने उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए पूछा। वो हैरानी से उसे देखने लगी। आप ज़्यादा फ्री हो रहे हैं। निशा को और कुछ समझ नहीं आया तो बोली। साद का कहकहा बुलंद हुआ। वो साइड पर हो गया और निशा को जाने का इशारा कर दिया। वह दुम दबाकर भागी। अरमान ने दरवाज़ा लॉक किया और माही की तरफ देखा। माही उससे पहले के पीछे होती उसने माही के गिर्द हिसार बांधा। माही ने अपने सांस बहाल किया। जाओ चेंज कर लो, शाबाश, थक गई होगी, वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। माही सेकंड से भी पहले गायब हो गई। हाय आहिल, मैं बहुत थक गई हूँ। वो बेड पर सरहाने पर सर रखे लेटी थी और आहिल कोहनी के बल उसके सामने लेटा उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। बदतमीजी मत करें, अच्छा हटे, मुझे नींद आ रही है। आहिल को साइड पर करते हुए नूर दूसरी तरफ करवट ले गई। बदतमीजी? आहिल को सदमा ही लग गया था। इतने दिनों से वो बदतमीजी करने कब दे रही थी। नूर ने दूसरी तरफ करवट ली, अपनी मुस्कुराहट दबाई और आहिल भी उसे लेटे देखकर सुकून से सिरहाने पर सर रख चुका था। आज अरमान और शायान का वलीमा था। वो चारों स्टेज पर सोफों पर बैठे हर आने जाने वाले लोगों से मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। अरमान ने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस पहना था और माही ने भी उसके साथ रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी पहनी थी, जबकि शायान लाइट ब्राउन कलर के 3 पीस में था और नैना ने भी उसी कलर की मैक्सी पहनी थी। आप ही वो लड़की चश्मे वाली जो नूर भाभी के साथ खड़ी है? अर्श सुलेमान। शामिर ने अपनी बड़ी बहन को थोड़ी दूर खड़ी अर्श की तरफ मतवज्जा करवाया। लड़की तो प्यारी है, उसकी बहन ने अर्श का मुआयना करते हुए कहा। चॉइस किसकी है? शामिर ने कॉलर खड़ा करते शौकी से कहा। तुम्हारी चॉइस तो अच्छी है, लेकिन उसकी चॉइस को क्या हुआ जो तुम पसंद आ गए उसे? आप ही ने शामिर को तंग करने के लिए ऊपर से नीचे तक उसे देखते मजाक उड़ाया। शामिर सदमे से गंग रह गया।
पहली बात, लड़कियां मरती हैं मुझ पे। दूसरी बात, उसे अभी मैं पसंद नहीं आया। पहली बात तो शोखियां मारे, दूसरी बात पर वो उदासी से बोला। आप ही मुस्कुराई और आगे बढ़ गईं। वो आदतन शायान जैसा था। आप करेंगी ना अब्बा हजूर से बात? फिर वो उसके पीछे जाते हुए बोला। किस बारे में? उन्होंने अब्रू उचकाते सवाल किया। वो मुझे शर्म आ रही है, मेरा मतलब मेरी शादी की। हाय, शाहमीर ने ड्रामा करते हुए कहा तो वो मुस्कुराती कहती आगे बढ़ गई। सोचते हैं कि आहिल भाई को देखो कितने फ्री हो रहे हैं उस लड़की के साथ, अर्श ने नूर को भड़काते हुए कहा। नूर ने खुद से थोड़ी दूर खड़े आहिल को देखा जो अपनी किसी बिजनेस पार्टनर से हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़े हंस हंस के बात कर रहा था। यार भाई की बिजनेस फेलो होगी, वरना भाई का पता ही है तुम्हें। निशा जल्दी से आहिल की हिमायत में बोली। हाँ बिल्कुल, भाई शरीफ हैं इस मामले में। जन्नत ने भी अपनी राय दी। 5 मिनट तक तो नूर बर्दाश्त करती रही, फिर इनको तो मैं पूछती हूँ वाले अंदाज में आगे बढ़ी और फारी और अर्श ने हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारा। आहिल जरा बात सुने, नूर ने थोड़ी दूर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कहा। आहिल उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और वो लड़की भी नूर को देखकर मुस्कुराई। हाँ जी बोले, आहिल ने नूर की तरफ आते हुए मुस्कुराकर कहा। नूर ने कुछ फासले पर खड़ी लड़की को देखा जो उन्हें देख रही थी और आहिल के बाजू पे अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराते उस लड़की को देखा। उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। आहिल नूर की इस हरकत पर मुस्कुराया। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है किसी से, वो मुस्कुराती आहिल के कोट पर हाथ फेर के बोली। आहिल का कहकहा बुलंद हुआ। इतने दिनों से वो उसे किसी खाते में नहीं ले रही थी। आहिल ने एक ही बार में सारा हिसाब चुकता कर लिया था। इज समवन फीलिंग जेलस? आहिल नूर की तरफ झुकते शौक लहजे में बोला। नूर मुस्कुराई और उसे साथ लिए आगे बढ़ गई। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी ज्वेलरी उतार रही थी। अभी चेंज भी नहीं किया था उसने। बालों को जूड़े की शक्ल में बांधा हुआ था। शायान वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला तो उसे देखा जो अपना नेकलेस उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके बाल और मैक्सी में अटक गया था। शायान खुद ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस था। वो टॉवल बेड पर फेंकता उसकी तरफ बढ़ा और नेकलेस उसके बालों से निकालने लगा। नैना के हाथ वहीं रुक गए। वो उसे यकटुक देख रही थी जो बड़ी सहूलत से उसका नेकलेस निकाल रहा था। नेकलेस निकालते शायान का हाथ नैना की गर्दन से मस हुआ। नैना की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। शायान ने नेकलेस उतार के झुक के ड्रेसिंग पर रखा। नैना सांस रोके उसे देख रही थी। वो उसे देखता हुआ मुस्कुराया। नैना भी चेंज करने वॉशरूम चली गई। उनकी शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे। उन्होंने फिर से यूनी स्टार्ट कर ली थी। वो अपने और अरमान के मुश्तरका कमरे में बैठी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी जब उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसकी कीबोर्ड पर चलती हुई उंगलियों की हरकत रुकी और वह भाग के खिड़की में खड़ी हो गई। हस्बे मामूल वो कार लॉक करके ड्राइवर की तरफ चाबी फेंक रहा था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसे अपने इंतजार में खड़ा देखकर मुस्कुराया। वो आगे बढ़ी और उसके कोट को उतारा। अरमान अहमद को उसकी आदत बहुत पसंद थी। वो फ्रेश होने चला गया। माही तब तक डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने चली गई। हाशिम अहमद लंदन वापस जा चुके थे, इसीलिए अब सिर्फ वो और अरमान ही थे। मुलाजमा खाना लगाने के बाद क्वार्टर की तरफ बढ़ गई, तब तक अरमान भी आ गया। अरमान सरबराही कुर्सी पर बैठ गया और माही उसकी दाएं जाने वाली कुर्सी पर बैठी साथ साथ खाना खा रही थी और साथ उसे पूरे दिन की रौदाद सुना रही थी। वो हर बात में उसे कहती, आपको पता है मान आज क्या हुआ? और अरमान अहमद उसी एक जुमले में अटक जाता था। हाय, मुझे भी नूर के साथ जिहान सिकंदर की तुर्की जाना था। माही ने हथेली अपनी ठोड़ी के नीचे रखते हुए हसरत से कहा। शायान की शादी के हफ्ते बाद ही आहिल और नूर तुर्की घूमने गए थे, क्योंकि उनकी अपनी शादी के बाद वो कहीं घूमने नहीं गए थे और माही को भी जिहान सिकंदर के तरह तुर्की जाना था। अरमान ने उसकी ये बात सुन के जब्त किया। उसे जिहान सिकंदर और सालार सिकंदर किसी रकीब से कम नहीं लगते थे। वो उनकी शान में गुस्ताखी भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी हीरोइन के हीरो थे वो। अगर ये साले मुझे मिले ना तो बहुत मार खाएंगे। अरमान ने माही की तरफ देखते दांत पीसते बड़बड़ाते हुए कहा। वो मगन उसे कोई बात बता रही थी। वो सोफे पर बैठा कोई फाइल देख रहा था और नैना बेड पर बैठी लैपटॉप पर अपनी असाइनमेंट बना रही थी। जो कि आहिल नहीं था ऑफिस में, तो ऑफिस का सारा काम उसके जिम्मा था। आहिल की संगत ने उसे जिम्मेदार बना दिया था, लेकिन वो शौकी जो उसके मिजाज का हिस्सा थी अभी भी दिल के किसी कोने में छुपी बैठी थी, जो कभी कभार अपनी झलक दिखला जाती थी। नैना के पास पड़े मोबाइल पे माही और नूर की ग्रुप वीडियो कॉल आई। नैना ने लैपटॉप साइड पर करते मुस्कुराते उनकी कॉल अटेंड की। शायान को उसकी मुस्कुराहट से ही पता चल गया कि किसकी कॉल है। कैसी हो मेरी जान? नैना ने सलाम के बाद दोनों से पूछा और शायान ने मुंह बनाते कैसी हो मेरी जान दोहराया। मजाल है कभी नैना ने उसे मेरी जान कहा हो। निहायत ही कोई जहर लगता था शायान को ये लफ्ज़ जब वो उसके सामने किसी और को बोलती थी। इसे नहीं बोलती ना बोले, लेकिन उसके सामने माहीन सियाल को भी ना बोले। शायान उठा और स्टडी की तरफ बढ़ गया क्योंकि उन तीनों का रोमांस बहुत देर तक चलने वाला था, जो कम से कम शायान अफंदी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो बेड पर लेटा उसे देख रहा था। ये उसका वक्त था जिसमें भी वो ख़यानत कर रही थी।
अपने दोस्तों से बात करके। अरमान का बस चलता तो उसका मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक देता या कम से कम उसके ग्रुप को माही की ज़िंदगी से निकाल देता। लेकिन इस मामले में वो भी शायान और राहिल की तरह बेबस था। उनका ग्रुप एक दूसरे के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं था। यूनिवर्सिटी में रोज़ मिलने के बाद वो घंटों मैसेजेस पे बात करती और अब माही, नूर और नैना के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अरमान ने अपना मोबाइल निकाला और शायान और राहिल को ग्रुप में मैसेज किया, तुम दोनों अपनी बीवियों को संभाल नहीं सकते? निहायत ही कोई फारिग है, मेरी वाली को भी साथ गप्पों में लगाया हुआ है। मुंह बनाते हुए इमोजी के साथ अरमान ने उन दोनों को ग्रुप में मैसेज किया। उन्होंने अपनी बीवियों की बुराइयों के लिए एक ग्रुप शादी के बाद बनाया था। शायान स्टडी में बैठा था जबकि आहिल तुर्की में होटल में कमरे में सोफे पर बैठा मजलूम सी शक्ल बनाए नूर को माही और नैना से गप्पे हाँकता देख रहा था जब अरमान का मैसेज आया। मेरी वाली तमीज़ से काम कर रही थी, भाई आपकी वाली ने कॉल की है। शायान ने रोते हुए इमोजी के साथ उसके मैसेज का रिप्लाई किया। यार मेरे हनीमून का बेड़ा गर्क किया हुआ है मेरी सालियों ने, मैं बता रहा हूँ कत्ल होगा अब किसी एक का मेरे हाथों। आहिल ने गुस्से वाले इमोजी के साथ रिप्लाई किया। भाभी को मना नहीं कर सकता बात करने से, आया बड़ा कत्ल करने वाला। अरमान की तनकीद पर शायान ने हा हा का मैसेज भेजा और आहिल ने टूटे दिल वाले स्टिकर सेंड किए। इस मामले में वो तीनों शरीफ शोहरों की तरह बेबस थे। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अबाया में हिजाब को पिन अप कर रही थी। नाश्ते के बाद वो तैयार हो जाती और अरमान उसे खुद यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जाता। अरमान से शादी के बाद जब वो पहले दिन यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी तब अरमान ने उसे अबाया और हिजाब गिफ्ट किया। एक पल के लिए तो वो उस गिफ्ट को देख के सकते में आ गई। अरमान ये क्यों? वो नावल्स की दुनिया में रहने वाली शहजादी थी। उसे लगा वो उसे ज़माने की नज़रों से दूर रखना चाहता है। वो ये कहेगा कि वो चाहता है कि उसे अरमान के अलावा कोई और ना देखे और बहुत सी ऐसी फिल्मी बातें जो अक्सर फिल्म में या नावल में हीरो हीरोइन से बोलते हैं। लेकिन वो अरमान अहमद था, सदा का हकीकत पसंद और सबसे अलग। माही को उससे ऐसे किसी जवाब की तवक्का नहीं थी जो उसने माही को दिया, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अरमान अहमद के सिर्फ एक जुमले ने माही को मंजमद कर दिया। उसने किसी बहस के लिए नुक्ता छोड़ा ही नहीं था। उसने ये नहीं कहा कि वो चाहता है कि वो खुद को छुपाए मर्दों की नज़रों से। उसने बात ही ख़त्म कर दी थी। अल्लाह का हुक्म, माही ने उसके अल्फाज दोहराए। उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, साहिबजादियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा मुंह पर डाले रहें। ये उससे नज़दीक तर है कि उनकी पहचान हो तो वह सताई ना जाए। अरमान ने उसके सामने सूरह अहज़ाब की आयत का तर्जुमा पढ़ा। माही की आंख में आंसू आ गए। 5 वक्त की नमाज, सुबह के वक्त सूरह यासीन, सूरह रहमान, मगरिब के वक्त सूरह वाक़िया, इशा के वक्त सूरह मुल्क पढ़ना उसकी रूटीन में शामिल था। कुरान अगर वो कभी कभार पढ़ती भी तो सिर्फ अरबी। तर्जुमा पढ़ने की ज़हमत उसने कभी की ही नहीं। उसका अल्लाह उसे किस बात से मना कर रहा है, किस बात का हुक्म दे रहा है, इस तरफ तो उसका ध्यान कभी गया ही नहीं। उस दिन से आज का दिन वो रोज़ अबाया और हिजाब पहन के यूनिवर्सिटी जाती थी। उसकी दोस्त ने उसमें यह तब्दीली देख के हैरान और खुश हुई। अल्लाह हिदायत के लिए ख़ास लोगों को चुनता है और उसने माहीन सियाल को चुन लिया था। वो हिजाब को पिन अप करके उस दिन के बारे में सोच रही थी जब उसे अरमान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अपना बैग संभालती वो नीचे को भागी। उस बंदे की जुर्रत मेरे घर रिश्ता भेज दिया। अर्श गुस्से से खोलती इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। वो सारी यूनिवर्सिटी के गार्डन में नीचे घास पर बैठी थी। शामिर ने अर्श के घर रिश्ता भेजा था। इस बात को डिस्कस करने वो आज अपनी क्लास बंक किए इस अहम मसले पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर रही थी। हाँ, उसकी शराफत तो देखो, आराम से रिश्ता भेज दिया, पहले तुम्हें पटा तो लेता है ना। नैना ने उसके साथ चक्कर लगाते उसे एहसास कराने की खातिर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वरना अर्श सुलेमान अपने खिलाफ जाने वालों को बख्शने वालों में से नहीं थी। अर्श को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। और वो हंसी होती माही के साथ धप से नीचे घास पर बैठ गई। नूर अभी तक तुर्की से वापस नहीं आई थी, इसलिए वो गैर हाजिर थी। तुम सोच लो, नहीं पसंद हो तो इनकार कर देना, सिंपल। फारिया ने अर्श को मुखलिसाना मशवरे से नवाजा। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? निशा ने अर्श से पूछा। अर्श ने माही को मुस्कुराती नज़रों से देखा। माही नासमझी से उसे देखने लग गई। अरमान अहमद जैसा डिसेंट बनता, उसने माही को देखते मुस्कुराती नज़रों से कहा। मुझे भी। जन्नत ने फ़ौरन से पेशतर अपना मुद्दा बयान किया। हाय मुझे भी। निशा ने भी लंबी आह भरी। माही का हाथ दिल पर पड़ा। यार प्लीज़ साथ भाई बोलो, मुझे कुछ हो ना जाए, माही ने ड्रामेबाजी करते कहा। वो जानती थी वो सब उसे छेड़ रही हैं। वैसे शायान अफंदी भी। जन्नत ने नैना को छेड़ना अपना फ़र्ज समझा। खबरदार, सोचना भी मत, जान निकाल दूंगी तुम लोगों की। नैना ने उसकी बात मुकम्मल होने ही नहीं दी थी। वैसे दोस्ती दोस्त के काम आता है माही। अर्श ने फिर से माही को छेड़ा। जन्नत भी नैना के साथ जुड़ के बैठ गई। निशा और फारिया मुस्कुराईं।
हम एक घर रह लेंगे नैना। जन्नत ने भी अर्श की तरह नैना को छेड़ा। माही और नैना उनसे फ़ौरन से पहले दूर हुई और दोनों ने अपने बैग उठाए और माही ने उंगली उठाते हुए वार्न किया, सोचना भी मत। और वह दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गईं। पीछे उन चारों के कहकहे बुलंद हुए, बेवफा 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 निकली है तू। वो चारों लहक लहक के गा रही थी और नैना और माही ने कैंटीन की तरफ बढ़ते अपनी मुस्कुराहट दबाते नफ़ी में सर हिलाया। वो अपनी चाय का मग और अरमान के लिए कॉफ़ी लिए कमरे में दाखिल हुई। वो सोफे पर बैठा ऑफिस का कोई काम कर रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया, उसके लिए सोफे पर जगह बनाई। वो चाय पीती थी और अरमान कॉफ़ी। माही ने ट्रे सामने मेज़ पर रखी और अरमान का कॉफ़ी वाला मग उठा लिया। अरमान को लगा वो गलती कर चुकी है। आज मैं कॉफ़ी पीऊँगी और आप चाय, माही ने मुस्कुरा के कहा और अरमान के कंधे पर सर रख दिया। अरमान को उसकी खुशामद की अब समझ आई। अरमान ने मना करने के लिए अपना हलक तर किया। इससे पहले कि वो मना करता, माही ने अरमान के कंधे से सर उठा के कहा, आपको पता है मान, पापा जान कहते हैं मुझे सिर्फ चाय बनानी आती है। पी के बताएं ना कैसी बनी है। उसने आज पहली बार अरमान के लिए अपने हाथों से कोई चीज़ बनाई थी और वो भी चाय। अरमान ने शराफत का मुजाहरा करते चाय का कप उठा लिया। माही मुस्कुराई। उसने एक घूंट लिया और जबरन मुस्कुराया। अगर आहिल उसे चाय पीते देख लेता तो? अरमान ने आगे सोचने से पहले झरझरी ली। और वैसे भी एक दिन ही तो चाय पीनी थी। कैसी बनी है? माही ने इश्तियाक से पूछा। अच्छी बनी है, अरमान ने जवाब दिया। है ना, अब से आप रोज़ चाय पियेंगे। माही ने तारीफ वसूल करते अरमान अहमद पर बम फोड़ा और वो उसे देखता रह गया, जब मज़े से उसके कॉफ़ी वाले मग में चाय पी रही थी। अरमान को देखने का मौका भी नहीं दिया था उसने। अगर अरमान शायान की बात मानकर एक दफ़ा सोच लेता तो? आगे आप खुद समझदार हैं। आहिल और नूर वापस आ चुके थे। नूर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आहिल उसे डॉक्टर के पास ले गया था। और जो खबर उन्हें डॉक्टर से मिली वो अफंदी हाउस में खुशियों की झोली भर लाई थी। वो सब लाउंज में बैठे थे और शायान ने नाच नाच के अफंदी हाउस सर पे उठा लिया था। वो बल्ले 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 बल्ले, मैं मामू नहीं चाचू, नहीं नहीं फूफा बनने वाला हूँ। उसके कहने पर सब मुस्कुराए और नैना ने उसकी नज़रों ही नज़रों में नज़र उतारी। सब बड़ों ने नूर का माथा चूम के उसे मुबारकबाद दी। वो शर्माती सबसे मुबारक वसूल कर रही थी। एक तरफ ये खुशी और दूसरी तरफ साद और निशा की मंगनी भी इसी हफ्ते करने का फैसला किया गया था। वो नूर को मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी जब शायान आहिस्ता से उसके पास आके खड़ा हो गया। अगर भाई को अल्लाह ने बेटा दिया तो हम अल्लाह से बेटी मांगेंगे, फिर हम उनका आपस में रिश्ता करेंगे। वो उसकी तरफ झुकते कह रहा था। वो दोनों बहन भाई इस मामले में पागल थे। नैना ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सब मौजूद थे। बेटी की आंखें तुम्हारे जैसी होंगी और हरकतें मेरी जैसी। नैना उसकी बात पे शर्म से सुर्ख हुई। वो मुस्कुराता उसे शर्माते देख रहा था। नैना उसे छोड़ती नूर की तरफ बढ़ गई, वरना वो उसका वहाँ खड़े रहना भी दो भर कर देता। आज साद और निशा की मंगनी थी। शाहमीर के लिए भी अर्श के घर वालों ने हाँ कर दी थी। वो रेड कलर की पैरों तक आती फ्राक पहने, साथ चूड़ी पजामा, रेड कलर का ही दुपट्टा गले में डाले, टेल पोनी करके रेड ही शाल को कंधों पर डाले अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। घंटे से ज़्यादा हो गया। अरमान खुद तैयार होकर उसकी तैयारी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। बस 5 मिनट का कह के आधा घंटा ज़ाया कर चुकी थी। अगर सिर्फ 5 मिनट में तुम तैयार ना हुई तो मैं तुम्हें छोड़ के, वो झंझलाता हुआ बोलता कमरे में दाखिल हुआ तो अगले जुमले ने हलक में ही दम तोड़ दिया। वो दरवाजे में साकत खड़ा रह गया। वो लाल जोड़े में हमेशा उसके लिए सरापा इम्तिहान बनती थी, लेकिन आज वो इतनी प्यारी लग रही थी कि अरमान को गुस्सा आ गया। अगर वो इतनी प्यारी लगेगी तो वो कभी भी उसे मंगनी में लेके नहीं जाएगा, जहाँ अरमान के अलावा और भी बहुत से लोग उसे देखेंगे। अरमान ने आगे बढ़ के अपना कोट उतार दिया और बेड पर बैठ के शूज़ भी उतार दिए। ये क्यों उतार रहे हैं आप? मैं तैयार हूँ, चलें। माही ने उसे शूज़ उतारते देखकर कहा। हम नहीं जा रहे, अरमान ने संजीदगी से जवाब दिया। माही को लगा वो मजाक कर रहा है। एक थोड़ी सी देर ही तो हुई थी। ऊपर से उसके ग्रुप की कॉल पर कॉल आ रही थी, लेकिन अरमान ने कहा था हम रस्म के वक्त ही जाएंगे, क्योंकि अरमान उसके साथ जाना चाहता है। और अब वो कह रहा था कि हम नहीं जा रहे। ये फ़्राक उतारो, कोई सिंपल सा सूट पहनो, लिपस्टिक हल्की करो, फिर सोचते हैं जाना है कि नहीं। अरमान ने उसकी आंखों में सवाल देखा तो बोला। माही ने एक बार अपना जायज़ा लिया। कहीं से भी वो बुरी नहीं लग रही थी। आप नहायत खुदगर्ज इंसान हैं मिस्टर अरमान अहमद। वो गुस्से और बेबसी की मिलीजुली कैफियत में बोली तो अरमान मुस्कुराया। वो सही कह रही थी, वो खुदगर्ज था। माहीन सियाल के मामले में वो वाकई ही बहुत खुदगर्ज था। वो उसे मुस्कुराता देख के अपना आंसू गाल से रगड़ती कमरे से पाँव पटकती बाहर चली गई। अरमान अहमद सुकून से बेड पर बैठ गया। सारी गलती माही की थी। ना वो इतनी प्यारी लगती, ना उसका मूड बदलता। वो जानता था वो उसे मना लेगा, लेकिन अरमान अहमद भूल गया अगर वो अरमान अहमद है तो वो भी माहीन सियाल थी। वो सारी एक दूसरे का मुंह देख रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि माही निशा की मंगनी में ना आए? अभी अभी नैना के मोबाइल पे एक मैसेज आया कि वो नहीं आ रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं। जब दोबारा उसे कॉल की तो उसका नंबर बंद था।
तुम दोबारा कॉल करो, वो क्यों नहीं आ रही यार, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आना। अर्श रोने वाली हो चुकी थी। नूर ने खुद उसका नंबर ट्राई किया लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उन सब का मूड ख़राब हो गया। नैना बाहर की तरफ बढ़ी। फारिया और नूर ने निशा का मेकअप किया। अभी वो नहीं जानती थी कि माही नहीं आ रही। शायान अरमान भाई को कॉल करो, माही को लेके आए, वो यहाँ मेडिसिन ले लेगी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो, नैना ने शायान के करीब आते कहा। शायान सर हिलाता अरमान का नंबर मिलाने लगा। अरमान अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ा उस कमरे की तरफ देख रहा था जहां माही बंद थी। वो नहीं जानता वो अंदर क्या कर रही है। शायान की कॉल आने पर अरमान ने यस की और उसे बताया कि माही की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वो नहीं आ सकते। वह नूर और नैना के दरमियान डार्क ब्राउन पर सुनहरी काम किए शरारा जेबतन किए सही सही सीढ़ियों से उतर रही थी। पीछे फारिया, जन्नत और अर्श थी। माही की कमी उन्हें बुरी तरह महसूस हो रही थी, लेकिन चूंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उसे बख्श चुकी थी। साथ कलफ लगे वाइट शलवार कमीज ब्राउन चादर का कंधों पर दोनों सिरों को आगे की तरफ डाले सीढ़ियों से उतरते देख रहा था उसे। क्योंकि सिर्फ मंगनी की रस्म का फैसला हुआ था तो सिर्फ घर वाले और साद की तरफ से उसके दोस्त ही शामिल थे। उसे साद के साथ बिठाया गया और पहले निशा ने साद की उंगली में अंगूठी पहनाई और बाद में साद ने। सबने तालियां बजाकर उन्हें इस बंधन की मुबारकबाद दी। उन सबने अपनी तस्वीरें बना के माही को फॉरवर्ड की और साथ मिसिंग यू के हज़ारों मैसेज भेजे। वो सादे से सूट में उस कमरे से निकली तो सामने ही वो खड़ा उसके कमरे से निकलने का इंतजार कर रहा था। माही ने उसकी तरफ नहीं देखा और नीचे की जानिब चल पड़ी। डाइनिंग टेबल पर उसने खाना लगाया और अरमान अपनी जगह पर बैठ गया। माही ने उसे खाना सर्व किया और अपनी प्लेट में डाल के खामोशी से खाना शुरू कर दिया। शादी के बाद ये पहली मर्तबा था कि वो इतनी खामोशी से खाना खा रही थी। अरमान ने उसकी तरफ देखा जिसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। उसने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। एक तो वो खाना खामोशी से खा रही थी और उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, ऊपर से रो रो के आंखों का बुरा हाल कर लिया था। वो खाना खाने के बाद उसके लिए कॉफ़ी बना के उसके सामने डाइनिंग टेबल पर रखकर खुद कमरे की तरफ बढ़ गई। अरमान बेबसी से उसे देखता रह गया। उसकी नाराज़गी भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। रस्म के बाद सियाल साहब और साइम भी इस रस्म में चूंकि शामिल हुए थे, इसीलिए जब उन्हें पता चला कि माही की तबीयत ख़राब है तो नैना और नूर के साथ वो भी माही की तरफ जा रहे थे। अरमान अहमद बाहर लान में झूले पे बैठा था। कमरे में जाने के लिए और उसे मनाने के लिए हिम्मत दरकार थी, लेकिन वो उसका रोया चेहरा भी नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो हिम्मत जमा कर रहा था। जब आहिल की गाड़ी गैराज में आके रुकी, आहिल, सियाल साहब, नैना, नूर और साइम सब गाड़ी से निकले। अरमान उनकी तरफ बढ़ा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। तब तक मुलाजमा को माही बुला लाई थी। माही भाग के आई और सियाल साहब के गले लग गई। आहिल ने उसे देखा जो सोफे पे बैठा जब्त कर रहा था। मुलाजमा ने सबको चाय पेश की और माही नैना और नूर के दरमियान सोफे पर बैठ गई। बेटा जी, शादी के बाद में माही हमारी तरफ नहीं गई तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम इसे साथ ले जाएं, सियाल साहब ने अरमान से कहा। अरमान माही की तरफ देख रहा था जो गोद में हाथ रखे सुकून से बैठी थी। उसकी जान हवा होने लगी। वो चाहता था कि माही जाने से मना कर दे, लेकिन वो चुपचाप बैठी थी। अरमान ने बोझल दिल के साथ इस बात में सर हिला दिया। माही आ जाओ, तुम अपनी पैकिंग कर लो। नैना और नूर उसे लेती कमरे से निकल गई। पीछे अरमान पहलू बदलता रह गया। वो पहली बार शादी के बाद अपने मैके जा रही थी और वो भी उससे नाराज़ होके। वो दोनों उसके कमरे में बेड पे बैठी थी और माही कपड़े पैक कर रही थी जब वो दाखिल हुआ। नूर और नैना मुस्कुराती बाहर चली गईं। वो आगे बढ़ा। माही के इतने कपड़े पैक देख के उसे गुस्सा आया था। उसने आगे बढ़ के बैग में सिर्फ 2 जोड़े रहने दिए, बाकी निकाल के अलमारी में टांग दिए। सिर्फ एक दिन वहाँ रहना है, कल मैं लेने आऊँगा। अरमान ने उसे मुखातिब किया। उसने कोई जवाब ना दिया। मत जाओ प्लीज़। वो कमरे से बाहर निकलने वाली थी जब वो पीछे से मिन्नत भरे लहजे में बोला। माही रुक गई और फिर आगे बढ़ गई। अरमान अहमद की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। वो ऑफिस में बैठा था, बार बार उसका नंबर मिला चुका था। एक तो कल से उसे देखा नहीं था, ऊपर से उसका नंबर भी बंद जा रहा था। अरमान पर झंझलाहट सवार हो गई। उसने फ़ोन रख के काम की तरफ ध्यान दिया, लेकिन दिल था कि हमक हमक के उस दुश्मन जान की तरफ जा रहा था। वो ऑफिस के काम से फारिग हो चुका था, लेकिन घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। बिल आखिर वो चाबी उठाता घर के लिए उठ खड़ा हुआ। वो अपने कमरे में बेड पर लेटी थी। कल से सर में दर्द हो रहा था। फ़ायज़ा बेगम उसके लिए चाय का मग लेके आईं। इसकी बहुत ज़रूरत थी। शुक्रिया, माही ने मग उनसे लेते मुस्कुरा के कहा। फ़ायज़ा बेगम उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। तुम खुश हो ना माही? उन्होंने किसी खदशे के तहत पूछा। माही ने मग बेड की साइड टेबल पर रखा और उन्हें बिठा के खुद उनकी गोद में सर रख दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बस आपके दामाद की याद आ रही है। माही ने उन्हें मुतमईन करने के लिए आंख दबाते हुए अपने दिल का हाल भी सुना दिया। फ़ायज़ा बेगम को कल से उसे मुरझाई हुई देख रही थी, लेकिन अब अरमान के नाम पे जो खुशी उसके चेहरे पे आई थी वो मुतमईन हो गई। वो नैना को ढूंढता किचन में आया जो चूल्हे के पास खड़ी नूरा को हिदायत दे रही थी। वो अभी ऑफिस से आया था। मजाल है कि वो कमरे में ठहर के उसका इंतज़ार करती। शायान को हमेशा वापस आने के बाद उसे ढूंढना पड़ता था, जो कभी आगा जान के कमरे में
तो कभी नूर के पास, कभी किचन में पाई जाती। अभी भी वह नूर के लिए सूप लेके जा रही थी। जब से नूर ने खुशखबरी सुनाई थी, सारे घर वाले उसे ज़मीन पर पाँव भी नहीं रखने देते थे। शायान बेचारा मुंह देखता रह गया और वह सूप लिए नूर के कमरे की तरफ बढ़ गई। शायान उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ, जो नूर बेड पर बैठी थी। आहिल उससे थोड़े फासले पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, माही की याद आ गई। वो हमेशा दरवाजे में उसका इंतजार करती थी। उसने सोफे पर लैपटॉप बैग रखा और बेड पर जूतों समेत पाँव नीचे करके लेट गया। मुलाजमा को उसने कमरे में आने से मना कर दिया था। आंखें बंद की तो माही का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया। अरमान आंखें बंद किए ही मुस्कुराया। वो अपना माथा मसलता उठ खड़ा हुआ। एक तो माही की याद आ रही थी, ऊपर से पता नहीं क्यों ये सर दर्द हो रहा था। वो उठ के फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा तो माही की जगह आज मुलाजमा सर्व करने लगी। अरमान का मूड फिर बिगड़ गया। उसने मुलाजमा को खाना लगाने से मना कर दिया और गाड़ी की चाबी उठाता बाहर की तरफ बढ़ा। वो अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने बाल ब्रश कर रही थी। बाल ब्रश करके उसने टेल पोनी में बांधे और गले में दुपट्टा डाला। शाल को कंधों के दोनों तरफ डालकर सिरे आगे गिरा लिए। वो आज पूरा दिन बिस्तर में रही थी। मोबाइल उसने ऑफ रखा था। थोड़ी देर पहले वो उठ के फ्रेश हुई, नीचे जाने का सोच रही थी। उसने बेड से अपना मोबाइल उठाया तो नज़र बेसाख्ता खिड़की की तरफ चली गई। माही मुस्कुराई और खिड़की की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने नीचे देखा, वो नीचे खड़ा था। ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, बाल बनाए, वो फ्रेश सा खिड़की की तरफ देख रहा था। नवंबर के अवाइल दिन थे और रात को खुनकी ठंडी हवा चलती थी, जिसकी वजह से अच्छी खासी सर्दी महसूस होती। पहले माही को लगा वो मान नहीं है, सिर्फ उसका तखय्युल है। लेकिन जब वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराया तो माही की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वाकई ही अरमान अहमद था। माही खिड़की से साइड पर हो गई। इतनी ठंड में बाहर खड़े क्या कर रहे हैं? पहना भी कुछ नहीं। माही का हाथ दिल पर पड़ा। उसने फिर खिड़की से झांका। वो अभी भी वहीं खड़ा था। माही को एकदम इतना गुस्सा आया, लेकिन वो बेड पे जाकर बैठ गई। माही 2 मिनट खिड़की को घूरती रही। फिर जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो बाहर को भागी। भाड़ में गई ईगो और भाड़ में गया गुस्सा। उसे देखते ही गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। वो सीढ़ियाँ उतरती बाहर लाउंज से होती गेट के बाहर गई, जहाँ वो इतने कॉन्फिडेंस से खड़ा था जैसे उसे यकीन था कि वह ज़रूर बाहर आएगी, और वो आ गई थी। अरमान अहमद की मोहब्बत उसका यकीन जीत गया था। अरमान उसे देखकर मुस्कुराया। वो उसे हंसता देखकर गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ी। माही, अरमान ने पीछे से उसे पुकारा। वो गैराज में खड़े थे। माही मुड़ी और भागकर उसके सीने से लग गई। सॉरी, अरमान ने उसके गिर्द हिसार बांधते धीरे से कहा। आपने मुझे निशा की मंगनी में जाने नहीं दिया। उसके गले लगे पहला शिकवा आया था। सॉरी, उसने फिर सॉरी कहा। आपने मुझ पर शाउट किया। दूसरा शिकवा आया था। कब चिल्लाया मैं? अरमान हैरानी से बोला। आप चिल्लाए थे। माही ने सर ऊंचा करके उसे देखा। ओके ओके, उसके लिए भी सॉरी। अरमान ने अपनी नाकर्दा गलती भी मान ली। आपने कल से मुझे कॉल भी नहीं की। उसकी ज़िंदगी की तरफ से तीसरा शिकवा किया गया। अरमान मुस्कुराया। सॉरी, उसने ये नहीं कहा कि वो कल से 1000 बार ट्राई कर चुका था, उसका नंबर बंद था। अगर वो ये कह रही है कि गलती अरमान की थी तो मान रहा था, क्योंकि माही कह रही थी। वादा करें आप ऐसा आइंदा नहीं करेंगे? माही ने मौका का फ़ायदा उठाते मुआहदे की शर्त पेश की। सॉरी, अरमान ने फिर माजरत की। ये नहीं मान सकता, अगला जुमला दिल में बोला था। माही को लगा वो ऐसे ही अपनी गलती के लिए सॉरी कह रहा है, लेकिन अरमान तो उसकी बात मानने से इनकार कर रहा था। जब वो आगे कुछ ना बोली तो वो बोला, घर चलें। माही जल्दी से उससे अलग हुई। एकदम एहसास हुआ कि वो गैराज में खड़े थे। आप जाए, मैं तो अभी पूरा हफ्ता रहूंगी। वो थोड़े से फासले पे होती मुस्कुराते हुए बोली। 1 हफ्ता? अरमान को सदमा ही लग गया। सोचना भी मत, वो उंगली उठा के उसे वार्न कर रहा था। वो उसे जुबान दिखाती अंदर भाग गई। वो भी मुस्कुराता अंदर की तरफ बढ़ा, और आज पहली बार था जब अरमान अहमद सियाल मेंशन इज्जत से दरवाजे से दाखिल हो रहा था। वो सारी यूनिवर्सिटी निशा को हौसला दे रही थी, जिसने आज साद लगारी के साथ लंच पर जाना था। वो मुसलसल कंफ्यूज हो रही थी। निशा भी कॉन्फिडेंट, यार भाई तुझे खा थोड़ी जाएंगे। माही ने उसे हौसला दिया। मंगनी के बाद वो साद से आज मिलने वाली थी। वो भी साद ने आहिल से इजाज़त ली थी कि वो उसके साथ लंच करना चाहता है। अर्श आज खिलाफ मामूल खामोश थी। जन्नत और फारिया की क्लास थी, इसीलिए वो नहीं थी। नूर अपनी तबीयत के पेश नज़र यूनिवर्सिटी से लीव पर थी। यहाँ बस नैना, माही, अर्श और निशा ही थीं। साद का मैसेज आया कि वो यूनिवर्सिटी के बाहर इंतज़ार कर रहा है। नैना ने निशा से मोबाइल लेके कमिंग का रिप्लाई दिया। अर्श ने निशा का हाथ पकड़ लिया। माही उसके आगे चल पड़ी। वो तो सारी ऐसे कर रही थी जैसे निशा जहाज पर जा रही है। वो उसके सामने बैठा उसे नज़रों के हिसार में लिए हुए था, जो मुसलसल कभी अपना दुपट्टा सेट करती, कभी हाथों को मसलने लगती। साद जानता था वो कंफ्यूज हो रही है, इसीलिए उसने वेटर को बुला के खाने का ऑर्डर दिया और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वेयर इज़ योर इंगेजमेंट रिंग? साद ने अचानक उसका हाथ खाली देखा तो बेसाख्ता पूछ बैठा। निशा ने पहले अपने खाली हाथ को देखा, फिर साद को।
वो उतार के रख दी। वो आहिस्ता आवाज़ में बोली, मुझे अच्छा लगता अगर आप वो पहने रखती। साद ने तहम्मुल से कहा और निशा का दिल डूब के उभरा। क्या ज़रूरत थी उसे उतारने की। वेटर ने खाना सर्व किया तो वो दोनों खामोशी से खाने लग गए। लंच के बाद रेस्टोरेंट से निकल रहे थे। साद का इरादा उसे शॉपिंग मॉल ले जाने का था। वो उसे कोई गिफ्ट देना चाहता था। निशा की नज़र एक आदमी पे पड़ी जो साद की गाड़ी के पास खड़ा मुसलसल उसे घूरती नज़रों से देख रहा था। साद ने जब मुबीन लगारी को अपनी गाड़ी के पास देखा था उसका खून उबल पड़ा। वो सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि साद लगारी की माँ की तरबियत आड़े आ जाती थी, वरना वो उसी दिन उस शख्स का कत्ल कर देता जिस दिन उसे हकीकत पता चली थी। लगारी हाउस तो वो निशा की मौत के बाद ही छोड़ चुका था, लेकिन सच पता चलने के बाद उसने मुबीन लगारी को मुंह तक नहीं लगाया था। जब साद ने मुबीन लगारी की बुरी नज़र को निशा का एक्सरे करते देखा तो वो निशा को अपने पीछे छुपा गया। निशा को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। मुबीन लगारी आगे बढ़ा। मेरी मंगेतर से दूर रहिएगा मुबीन लगारी साहब, भूलना नहीं चाहता कि आपका बेटा हूँ। उंगली उठा के उसे वार्न करके साद ने ग्लासेस लगाए और निशा का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गया। निशा को आहिल के फैसले पर फख्र महसूस हुआ। वो उसकी हिफाजत कर सकता था, उसने आज साबित कर दिया था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। नूर के यहाँ नए मेहमान की आमद में भी कम वक्त था और बाकी सब भी अपनी ज़िंदगियों में मगन थे। उनकी दोस्ती आज भी पहले दिन जैसी थी। वक्त बदला था, लोग और जज्बात वही थे। वो माही के सामने सफ़ेद लिफाफा लिए खड़ा था। माही को बहुत इंतज़ार था। अरमान ने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। माही ने आगे बढ़ के जोश से वो लिफाफा खोला। एक पल के लिए वो सकते में आ गई। क्या था वो शख्स? उसे हर कदम के साथ वो अल्लाह की तरफ ले जाता था। माही ने बेयकीनी से उसे देखा। अरमान ने मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। वो माही के कमरे में जमा थी। वो सारी एक साथ थी और खामोश थी। नामुमकिनात में से एक था, लेकिन आज मुमकिन बन गया था। माही हाथ में लिफाफा लिए खड़ी थी। तुम्हें अकेली को क्यों बुलाया, हमें क्यों नहीं? नैना ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। शिद्दत जज्बात से आवाज़ रुंध गई थी। माही सोफे पर बैठी अपने आंसुओं पर काबू पा रही थी जो आंखों के बंद तोड़ के गालों पर फिसल रहे थे। माही ने नैना की बात पर नफ़ी में सर हिलाया। वहाँ जाके हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? नूर ने माही को देखते हुए कहा। नूर का सरापा भरा भरा सा था। माही ने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ कैसे? वो तो नेक लोगों की जगह है ना? माही से बात भी नहीं हो रही थी। वो नेक लोगों की जगह नहीं है माही, वहाँ वो जाते हैं जिन्हें वो चुन लेता है। फारिया ने आगे बढ़ के माही के गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा। मैं तो गुनहगार। अर्श जो कि माही के साथ दूसरी तरफ बैठी थी उसने माही की बात काट दी। तुम वो ले जाओ जो ले जा सकती हो, और वो देगा जो वो दे सकता है। रहमतें बरकतें उसके ख़जानों में कमी नहीं है मेरी जान। आयश ने माही को साथ लगाते प्यार से समझाया। उन सब ने आगे बढ़ के माही को गले लगाया और पेशानी चूमी। ये सादत हर किसी को नसीब नहीं होती जो माहीन सियाल को अल्लाह ने अता कर दी थी। वो हॉस्पिटल के कमरे के बाहर चक्कर पर चक्कर लगा रहा था। शायान भी खिलाफे मामूल खामोश था। मिसिस सिकंदर, मिसिस जहांजेब, आगा जान, बड़े पापा, छोटे पापा सब जेरे लब दुआएं कर रहे थे। नूर को डॉक्टर अंदर ऑपरेट के लिए ले गए थे। वो अरमान का हाथ थामे सर झुकाए खड़ी थी। उसे लगा वो नज़र नहीं उठा पाएगी। वो अल्लाह का सामना कैसे करेगी? उसके बचपन का इश्क उससे सिर्फ एक नज़र दूर था। माही के आंसू गालों पर बह रहे थे। माही चलो। अरमान एहराम बांधे उसे आगे बढ़ने का कह रहा था। माही ने नफ़ी में सर हिलाया। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो हरमे काबा में खड़ी थी, सहने हरम से कुछ कदम दूर। क्या वाकई ही वो इस काबिल थी? उसे अल्लाह ने चुन लिया था। उसकी पलकों ने उठने से इनकार कर दिया। दिल था कि संभलने में ही नहीं आ रहा था। उसने एक हाथ दिल पर रखा और अपनी नज़रें उठाई। वक्त थम गया था। माहीन सियाल की जब पहली नज़र अल्लाह के घर पर पड़ी तो उसका दिल झूम उठा। वो भूल गई कि वो अरमान के साथ आई है। वो एक कदम आगे बढ़ी। आंसू आंखों से निकल के हिजाब में जज्ब हो रहे थे। उसने दूसरा कदम उठाया। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। यहाँ वो आते हैं जो चुन लिए जाते हैं। उसने तीसरा कदम उठाया। अरमान उसके कदम के साथ कदम मिलाता अल्लाह के घर की तरफ बढ़ रहा था। वो तड़प देखता है। सिर्फ एक कदम के फासले पे काबे की चादर थी। वहाँ इर्द गिर्द क्या हो रहा था माही को कोई होश नहीं था। वो थी और उसका अल्लाह। माही ने आगे बढ़ के काबे की चादर को छू लिया। हाँ, वो ख़ास थी क्योंकि कोई आम वहाँ नहीं आता था। अल्लाह। रोते रोते माही ने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला। चादर को दोनों हाथों से थामे वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रही थी। आज वो मेहमान थी और अल्लाह मेज़बान। और वो कहावत है ना कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, और माहीन सियाल अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाह उठा लाई थी। उसने और अरमान ने काबा के सामने अपना पहला सजदा किया, सजदा इश्क। और फिर उसने और अरमान ने तवाफ़े काबा किया, हजर असवद को बोसा दिया और मनासिक उम्रा अदा किए। उम्रा करने के बाद वो मदीना मुनव्वरा के लिए तशरीफ़ ले जाने लगे तो माही ने काबा की तरफ देख के कहा, अल्लाह माहीन सियाल को आपसे बहुत मोहब्बत है। वह नम आँखों से कहती मुस्कुराई,
नर्स प्यारा सा बेबी उठाए बाहर की तरफ आई तो सबसे पहले आहिल ने उसे गोद लिया। मुबारक हो सर, अल्लाह ने नेमत से नवाजा है। नर्स के कहने पर शायान भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। वो मासूम सा नन्हा फरिश्ता बिल्कुल आहिल की कॉपी था। आहिल ने नम आंखों से बेबी को बोसा दिया। माई वाइफ, उसने बेबी शायान को पकड़ाते नर्स से पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, हम उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप मिल सकते हैं फिर। नर्स बता के आगे बढ़ गई और सबने आहिल को गले लगा के मुबारकबाद दी। नैना और शायान बेबी को देख रहे थे। मामू का चैम्प, शायान ने मुस्कुराते हुए कहा। माही और अरमान उम्रे से वापस आ चुके थे। आज वो सारी काफ़ी अरसे बाद अफंदी हाउस जमा थी। नूर के बेटे की खुशी में आज अफंदी हाउस पार्टी रखी गई थी। आहिल ने अपने दोस्तों फेलोज़ को भी इनवाइट किया था, जबकि वो सारी तो नन्हे अमार आहिल अफंदी के इर्द गिर्द चमघटा लगाए बैठी थी। नूर, ये कितना क्यूट है माशाल्लाह। माही का बस नहीं चल रहा था, वो अमार को अपने साथ ले जाती। भांजा किसका है? नैना ने अमार की पारी करते प्यार से कहा। हमारा, वो सारी एक जुबान होके बोली। नूर उन्हें देखती मुस्कुराई। उसके बेटे को पकड़ने वाली इतनी टीम थी कि अमार उसके पास बहुत कम होता था। माही ने अमार को गोद में उठाया और वो सारी नीचे आ रही थी। आओ मामू का चैम्प, इधर आओ मामू के पास। शायान ने अमार को माही से लेना चाहा तो माही ने साइड पर कर लिया। ये मेरे पास रहेगा आज। और नूर, अमार को उसके मामू के सामने से साए से भी दूर रखना, इसके जैसा ना हो जाए। माही ने पहली बात शायान से कही और अगली बात नूर को मुखातिब करके कहा। आयश ने आगे बढ़ के माही से अमार ले लिया और उसके बाद जन्नत और निशा पास खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। और शायान को हमेशा की तरह वो चुड़ैलों की नस्ल बुरी लगी थी। वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो आज भी अपने ग्रुप तक ही महदूद थीं। जब वो साथ होती थी तो उन्हें और कोई याद नहीं रहता था। अरमान, आहिल और उनके ग्रुप फेलोज थोड़ी दूर खड़े थे। लीजा ने माही को हिजाब में देखा तो बोली, अरमान कमौन, तुम्हारी बीवी पेंडू क्यों बनी है? हिजाब कौन लेता है आजकल? और एटीट्यूड देखो कितना है इसमें, मुझसे सलाम तक नहीं लिया। लीजा हसन उन लोगों में से थी जो खुद को अहमियत देते हैं और वो दूसरों को हमेशा डिग्रेड करते हैं। माही कुछ फासले पे थी। लीजा ने इतनी आवाज़ में कहा कि माही को सुन जाता। उन सबको लीजा की बात पे गुस्सा आया था। अरमान ने अपना गुस्सा मुट्ठियाँ भींच के कंट्रोल किया। नैना लीजा की तरफ बढ़ने लगी तो माही ने उसका हाथ पकड़ के रोका और लीजा की तरफ घूमी। जी तो मिस, जो भी नाम है आपका, हिजाब मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। आपके सामने जवाबदेह नहीं हूँ। और रही बात एटीट्यूड की तो मिसिज अरमान अहमद हूँ, इतना तो बनता ही है। उसके जवाब पे अरमान मुस्कुराया। वो माहीन सियाल थी, खुद पे उंगली उठाने वालों को वो बोलने के काबिल नहीं छोड़ती थी। उसके दाएं बाएं नूर और नैना खड़ी थी। नूर के साथ निशा और फारिया, जबकि नैना की तरफ अर्श और जन्नत थी। लीजा ने उनकी तरफ देखते जबरन मुस्कुराहट पास की, जबकि उसकी बात पे नूर की गोद में अमार भी मुस्कुराया। उस छोटे से शहजादे को भी माही खाला का जवाब पसंद आया था। 7 साल बाद। हूर, स्टॉप इट, आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, जस्ट स्टॉप। वो अपनी 5 साला बेटी के पीछे चलती गुस्से से कह रही थी, जो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी, और अपने 1 साल के भाई को उठाए आगे आगे भाग रही थी, जबकि हूर की गोद में नन्हा जोयान रो रो के हलकान हो रहा था। नो मिसिज अरमान, ही इज़ माई ब्रदर। हूर ने आगे भागते हुए शान बेनियाजी से कहा। मिसिज अरमान की कुछ लगती, तुम्हारा भाई है तो मेरा भी तो बेटा है, दो इधर। माही ने उस पटाखा को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए जोयान को पकड़ा। अरमान जैसे ही घर दाखिल हुआ, रोज़ की तरह आज भी हूर मैडम ने माही को हलकान किया हुआ था। डैड, हूर उसे देखते भागकर उसकी तरफ बढ़ी। माई प्रिंसेस, अरमान ने नीचे बैठकर उसे उठाया। योर वाइफ इज़ सो स्ट्रिक्ट, उसने रोज़ की तरह अरमान को शिकायत लगाई। माही उसकी तरफ सदमे से देख रही थी, जो पहले तो उसे तिगनी का नाच नचाती और बाद में अरमान के सामने मासूम बनने की एक्टिंग करती। वो हुरैन अरमान अहमद थी। ड्रामेबाजी में तो वो माहीन सियाल से भी 10 कदम आगे थी। अरमान ने उसकी शिकायत पर अपनी मुस्कुराहट दबाई और माही गुस्से से जोयान अहमद को लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। वो किचन में इधर उधर देखते चोरों की तरह दाखिल हो रहा था। जैसे ही उसने फ्रिज खोलने की कोशिश की, नैना ने पीछे से उसका कान पकड़ लिया। चची जान, मुमानी जान, और नहीं फूफो जान, छोड़े मेरा कान। 4 साला अरसम आहिल अफंदी शायान अफंदी का परतू था। नूर को अल्लाह ने अमार आहिल अफंदी के 3 साल बाद 2 जुड़वां बेटों से नवाजा, अरसिम और मिनाल, जबकि शायान को भी अल्लाह ने बेटा और बेटी से नवाजा था। हुमैन शायान अफंदी 5 साल का डिसेंट बच्चा बिल्कुल आहिल पर गया था, जबकि आहिल का दूसरा बेटा अरसम आहिल अफंदी बिल्कुल शायान 2 था। शरारतों में अव्वल घर वालों और बाहर वालों का उसने जीना हराम कर रखा था, जबकि मिनाल आहिल अफंदी, जो कि अरसम की जुड़वां थी, और नैना की 1 साल की बेटी इमल शायान अफंदी थी। अफंदी हाउस इन 5 की किलकारियों से गूंजता था। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? नैना ने उसका कान छोड़ते अबरूज खाते हुए पूछा। तभी किचन में अमार दाखिल हुआ। 7 साल का अमार बिल्कुल आहिल की तरह लगता था।
वेयर इज़ मॉम आनी? वो नैना को आनी बोलता था और जब उसकी नज़र खुद से छोटे अरसम पे पड़ी जो कि फ्रिज के पास खड़ा था तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये कभी नहीं सुधरेगा। नूर उसी वक्त किचन में दाखिल हुई तो अरसम उसे देखता बाहर की तरफ भागा और अमार उसकी जानिब बढ़ा, जबकि नैना भी इमल के लिए फीडर लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आपको पता है आज मिसेज अरमान क्यों इतनी खुश हैं? हुरैन ने माही की तरफ देखते अरमान के कान में सरगोशी की। वो माही को ज़्यादातर मिसेज अरमान ही बोलती थी। अरमान ने माही की तरफ देखते नफ़ी में सर हिलाया जो सोफे पर बैठी जोयान के कपड़े चेंज कर रही थी। खुद वो भी कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। आज नैना खाला लोगों की तरफ जाना है, हम सब ने। वहाँ सारी खाला आई होंगी और आपको पता है उनके सामने तो हमें भूल ही जाती हैं। हूर ने अपने तक अरमान अहमद के इल्म में इजाफा किया और मुंह फुला के बैठ गई, जबकि अरमान अहमद भी मुंह फुलाए माही को देख रहा था। खुशी जिसके चेहरे से आया थी, आज वो सब बहुत अरसे बाद एक दूसरे से मिलने वाली थी। आहिल, अरमान, साद, शामीर और शायान लाउंज में सोफों पर बैठे थे। हमेशा की तरह उनकी बेगमात उन्हें भूल चुकी थी। इस नुक्ते पे आके वो पांचों बेबस थे। अर्श को भी अल्लाह ने बेटे से नवाजा था, जबकि निशा भी एक बेटे और बेटी की माँ होने का शर्फ हासिल कर चुकी थी। फारिया रोज़म हुसैन के संग रुखसत होकर सिंध चली गई थी, इसलिए उसे टेलीफोनिक राब्ता था, जबकि जन्नत भी अपने बाबा के साथ सऊदीया शिफ्ट हो गई थी और वहाँ 2 साल पहले वो भी पिया के संग रुखसत हो चुकी थी। बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन आज भी उनकी दोस्ती वैसी ही थी। वो एक दूसरे से बहुत देर बाद मिलती थी, लेकिन जब भी मिलती वो दूसरों को भूल जाती थी, जैसे आज वो अपने मजलूम शोहरों को भूली हुई थी। ख़त्म शुद तो जनाब ये सीज़न 1 ख़त्म हुआ और काफ़ी जो है मेरी मुशक्क़त हुई है इसे कहानी को पढ़ने में। एतराज़ात की मैं बात करूँ तो वैसे तो एक अच्छी स्टोरी थी, दिलचस्प सी थी, थोड़ी सी नोटी भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर मुझे एतराज़ है। वो ये कि एक तो राइटर को शायद ब्लू कलर बहुत पसंद, हर किसी की ड्रेसिंग में ब्लू कलर बहुत ज़्यादा बार बार ब्लू और येलो कलर का इस्तेमाल हुआ। किसी की भी ड्रेसिंग के बारे में बात करें तो शादी में या शादी के अलावा भी, ऊपर से ड्रेसिंग और हुलिया बताने में इतनी तफसील से काम लेती है ना, मतलब यार क्या हो जाएगा। और हर बार ये बयान करना कि शहज़ादा लग रहा है, शहज़ादी लग रही है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्या? मतलब खूबसूरती को इतना क्यों पुरज़ोर बनाया जाता है, क्यों इतना ज़ोर दिया जाता है खूबसूरती के ऊपर? किसी के नए नक्श पर या किसी की खूबसूरती पर शहज़ादे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा फैंटेसी वही कि हर वक्त मतलब शोहर को बीवी की ही तलब रहती है, बीवी की ही तमन्ना रहती है, उसको देखने की ख्वाहिशें चढ़ी रहती हैं। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है भाई। अपनी अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, सो ज़िंदगी के झमेले होते हैं। हर वक्त रोमांस, हर वक्त लव नहीं सवार रहता किसी के ऊपर। तो इन चीज़ों को इतना हाईलाइट किया जाता है ना कि हमारी जो यंग जनरेशन जो ये कहानियाँ सुनती हैं, पढ़ती हैं, वो लोग भी इसी किस्म की फ़ैंटेसी वर्ल्ड में चली जाती हैं, अपनी अपनी एक फ़ैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लेती हैं, जबकि उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि काबिल एतराज़ हैं। और रोमांस बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है, बाज़ जगह मैंने स्किप किया है, बाज़ जगह मैं मतलब एकदम से स्किप नहीं कर पाती हूँ। कंटिन्यू रीडिंग कर रही होती हूँ ना जब, तो मैं एकदम से अटक जाती हूँ या वो मौका ऐसा होता है कि मैं उसको रीड कर जाती हूँ, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, मतलब वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उस तरह से। तो कुछ चीज़ों पर राइटर्स को जो है वो फ़ोकस करना चाहिए, लेकिन जो न्यू राइटर्स हैं उनके साथ मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ़ ही यही है कि उनका फ़ोकस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है लव और रोमांस पर और ख़ूबसूरती पर। मतलब यार रियल लाइफ में ये सब नहीं होता है। आप यंग जनरेशन को ऐसा मैसेज मत दो, उनको एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में मत फेंको जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं जब वो रियल लाइफ में उन चीज़ों को नहीं पाते हैं। हकीकी ज़िंदगी में ये सब नहीं होता है। जो ये सब कुछ है ये फ़िल्मों और कहानियों में ही चलता है, रियल लाइफ इससे बहुत अलग है। तो जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती है जब वो रियल लाइफ में उस फेज़ में दाखिल होते हैं। मतलब लव शव भी हो जाता है, अफेयर भी चल जाता है, शादी भी हो जाती है, लव मैरिज हो भी जाती है, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ होती है वो इस लाइफ से बहुत अलग होती है। तो मत ऐसे सीन क्रिएट करें जिससे जो है वो लड़कियां जो हैं खाम खा की एक ख्याली तसव्वुराती दुनिया में चली जाएं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही वो शरारती और नटखटपन वो अच्छा था। जो बहुत चीज़ें थी जो गैर ज़रूरी शामिल की गई, बहुत ज़्यादा तफसील जो है वो ऐड कर देती हैं राइटर्स, जिसका कहानी को सिर्फ तवील करने का मकसद होता है और उसका कहानी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता है उन चीज़ों का। बहरहाल इसका दूसरा सीज़न शुरू करूँगी अब मैं इंशाल्लाह। अब शुरू की है कहानी तो ख़त्म भी करेंगे।
लेकिन कोई इतनी आउटस्टैंडिंग सी कहानी नहीं है, ऐसे टिपिकल सी एवरेज सी स्टोरी है। बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं लगी, थोड़ी-सी बस शरारतें हैं जिसकी वजह से कहानी दिलचस्प है। ओवरऑल कहानी के अंदर कुछ ऐसा ख़ास है नहीं, ना ही कोई अच्छा डीप मैसेज है, बस एक टिपिकल सी फ़िल्मी सी स्टोरी है और कुछ भी नहीं। बहरहाल इंशाल्लाह जल्द दूसरा सीज़न इसका शुरू करूँगी, देखते हैं वो कैसा होगा। आप सब अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।